हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है आशी ठाकुर जी ने। और इनका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 2 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। काले लंबे घने बाल जो उसकी कमर से भी नीचे थे, आंखें बड़ी हल्की भूरी और नीली, दूध सा रंग गोरा, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठ, पतली सी नाक, गोल चेहरा। यह थी रोली, जो बहुत खूबसूरत थी। पूरे इंदौर शहर में रोली और जिया खूबसूरत के चर्चे थे। दोनों ही खूबसूरती में अपनी माँ पे गई थी। खूबसूरती के साथ साथ रोली अपनी माँ की तरह एक टॉप पे थी। सीमा जी आते ही मुंह खोला तो उल्टा ही सीधा बोला, अच्छा हुआ जब जिया के लिए रिश्ता देख रहे थे तू यहाँ नहीं थी, वरना कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ज़रूर कर देती, रिश्ता तोड़वा ही देती। अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं क्या अपनी बहन की दुश्मन हूँ? मैं भी चाहती हूँ मेरी बहन को इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिले, जो उसका साथ कभी ना छोड़े, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे। वरना हमारी दीदी तो है ही सीधी और गाय, कुछ बोल ही नहीं पाएगी। अपने ससुराल वालों के सामने उसके ससुराल वाले अगर अत्याचार भी करते रहेंगे तो दीदी बेचारी गाय की तरह हाँ में सर हिलाएगी। अगर जिया दीदी के पति उनकी तरह सीधे गाय निकले तो। सीमा जी और जिया एक साथ बोली, रोली चुप कर, कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगी। मैंने क्या उल्टा बोला? मैं तो सही बोल रही हूँ ना। अगर इंसान सही का सही और गलत का गलत बोलने का ताकत नहीं रखेगा तो इंसान और जानवर में फ़र्क क्या रह जाएगा? दोनों ही बस सर हिलाते रह जाएंगे। वैसे भी मैंने सुना है दीदी का ससुराल बहुत स्ट्रिक्ट है। जीजा जी के दादाजी अपने सामने तो किसी की नहीं चलने देते। अगर किसी से भी कोई गलती हो जाए तो उसे बड़ी कड़ी सज़ा मिलती है। दीदी, आप तो बस सँभल के रहना। और मुझे डर है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो ना जाने आपके ससुराल वाले आपके ऊपर क्या सज़ा देंगे। अगर ऐसे में जीजा जी आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो आपका क्या होगा दीदी? ये सोचकर तो मेरी अभी से प्राण निकल जा रहे हैं। यहाँ तो मैं आपके साथ हूँ तो सँभाल लेती हूँ, लेकिन वहाँ कौन होगा? इस पर जिया बोलती है, कोई बात नहीं, अपने ससुराल में तेरा कोई ना कोई काम जुगाड़ करवा दूँगी, ताकि तू घर का काम-काज भी कर सके और मेरा ध्यान भी रख सके। ये सुनकर रोली बोलती है, वाह दीदी, आप रानी की तरह राज करोगी और छोटी बहन को नौकरानी बनाओगी। बड़ी बहन रानी, छोटी बहन नौकरानी, कैसा लगेगा? जिया दीदी, मैंने सुना है कि आपका होने वाला देवर बड़ा हैंडसम है। आप ना मेरी सेटिंग अपने देवर से करवा देना। फिर आप ही घर में ही बहू बन के आराम से पूरी ज़िंदगी रहेंगे, साथ साथ यहाँ भी वहाँ भी। अगर किसी ने आपको तंग किया तो मैं उसे देख लूँगी। ये कह के रोली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये सुनकर जिया का मुंह उतर गया। उसकी आंखों में कुछ उसकी आंखों में तो कुछ तो आगे गुजर जाता है। ऐसा वक्त ऐसा लग रहा था जिया को रोली की ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। रोली चुप चुप कर देखो मजाक जब देखो मजाक करती रहती है। हाँ, कोई और काम ना हो तो ये काम तो ज़रूर होना चाहिए। मम्मी, इससे भी बड़ी दीदी के साथ विदा करने दो। दीदी, आप तो चली जाओगी, ये चोर तो मेरा खून ही पी जाएंगी। ये बोलते हुए जय अंदर आ जाता है। इतने में रोली बोलती है, मुझे चमगादड़ का खून पीने का कोई शौक नहीं है। सीमा जी, चुप करो, आज तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है और तुमसे लड़ने में लगे हुए हो। क्या करूं मैं तुम दोनों का? ये बोलते हुए सीना जी अपना सिर पीटने लगी। रोली, माँ, इतने से आपका सर कुछ नहीं होगा। इस पर तीनों भाई अपने जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। भाई बहन जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। सीमा जी रोरी के कान खींचते हुए, भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ नहीं हॉस्टल में रहती हो, वरना आज ये शादी होने से रहती। लड़के वालों को तो यही लगता है कि दुल्हन की छोटी बहन पागल है। देख लो रोली मेरा दिमाग खराब करती रहती है। रोली जय के कान खींचते हुए, जय रोली के कान खींचते हुए, रोली नहीं दी, रोली नहीं रोली दीदी बोल, रोली दीदी 2 साल बड़ी हूँ तुझसे। जय, मेरा कान छोड़ दे। क्या? मुझे मोटी बोला। देख माँ, अब तू कुछ नहीं बोलेगी। इस पे तुम्हारे सामने ही मुझे मोटी बोला है और मुझे नाम से नहीं बुला रहा है। पर अपने आपने तो कुछ नहीं कहा।
तुम दोनों मुझे पागल करने के लिए दुनिया में आए हो क्या? अच्छा खासा से जिया से बात कर रही थी। मेरी बेटी तुम दोनों कहाँ से टपक पड़े? रोली हंसते हुए। क्या माँ आपको नहीं पता हम कहाँ से टपके? सीमा जी गुस्से में। नालायक हो, क्यों मेरे सर को दर्द पैदा करने में तुले हो? जा जाके तैयार हो जा। जा ऐसे ही मेहमानों के सामने आ जाओगे क्या? सुनकर सुन, आज तुम पहली बार अपनी दीदी के ससुराल वालों से मिलने वाले हो। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कोई गड़बड़ी, कोई भी उल्टी सीधी बात मत करना, वरना वो लोग क्या सोचेंगे। दुल्हन की छोटी बहन इतना बोलती है तो बड़ी बहन न जाने कितना बोलती होगी। तेरे चक्कर में तो तेरी बड़ी बहन की इज्जत दांव पे लग जाएगी। बस करो माँ, इतने बड़े बड़े डायलॉग मत मारो। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे पता नहीं क्या कर दिया है। सारे उल्टे सीधे काम मैं ही करती हूँ। नहीं दीदी, तूने तूने मुझे दीदी कहा। ये बोलते हुए रोली जय के गले लग जाती है। अरे पहले पूरी बात सुन लो तुम। कभी सीधे काम नहीं करती, हमेशा उल्टे ही काम करती हो, इसलिए मैं तुझे तोता बोलती हूँ। तोता, तोता देखो ना, रोली मुझे फिर से तोता बोल रही है। रोली हंसते हुए बोलती है, हाँ तो बचपन से हमेशा तोते की तरह बात रिपीट करता था और गाता था। तोता हूँ हरे रंग का तोता हूँ। मोट मोटी कोई मौका मत छोड़ना मुझे परेशान करने का। हाँ, आज तक तेरी गर्लफ्रेंड आएगी। हाँ, जब तेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना तो फिर उसे भी बता दूंगी तेरी बचपन की सारी बातें, खास कर पिंक कचरे कच्चे की कहानी। जय खींचते हुए बोला, ज़रा सा भी तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है इस लड़की में। तुम में लड़की की तरह बात करना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। हाँ नहीं आता, पर आने दे, तेरी गर्लफ्रेंड को सब बता दूंगी। जय डरते हुए, नहीं दीदी प्लीज़ मत करना, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ ना। दीदी कोई अपने इकलौते भाई की के साथ ऐसा करता है क्या? बस करो तुम दोनों, जाओ जाके तैयार हो जाओ, बारात कभी भी आती होगी और तुम दोनों यहाँ बहस करने में लगे हो। सीमा जी गुस्सा करते हुए कमरे से बाहर आ जाती हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 4 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सीमा जी के कमरे जाने के बाद रोली और जय एक दूसरे को खा जाई नज़रों से देख रहे थे और घूम में और थोड़ी देर रुक के अपने अपने कमरे में तैयार होने चले जाते हैं। जिया उदास होकर अपनी जगह बैठ जाती है। कमरे में कोई नहीं था ये देख के अपना फ़ोन उठाती है और किसी को मैसेज करने लग जाती है। उसके चेहरे पर डर, घबराहट और चिंता साफ नजर आ रही थी। कुछ तो ऐसा था जो किसी को बता नहीं पा रही थी। रायचंद्र परिवार इंदौर के 5 स्टार होटल में रायचंद्र फैमिली अपनी तैयारी में लगे हुए थे। अरे जल्दी करो, देर हो रही है, हमें जाना भी है, वो सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। बोलते हुए एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी अपनी घड़ी में लेकर बेड सोफे पर बैठा था। दिल्ली के जाने माने रायचंद्र फैमिली के मुखिया अरविंद रायचंद्र के 2 बेटे थे। उनका बेटा रवि रायचंद्र और उसकी पत्नी की मृत्यु कुछ सालों पहले ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। आज उनके इकलौते बेटे माहिर रायचंद्र की शादी जो कि ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। अरविंद रायचंद्र का दूसरा बेटा प्रकाश रायचंद्र जो उनकी रायचंद्र फैमिली का आधा हिस्सेदार और बिजनेस का आधा मालिक भी है। अरविंद रायचंद्र का बड़े बेटे के मरने के बाद उनके इकलौते बेटे माहिर माहिर ने उनकी कारोबार को संभाला और आगे बढ़ाया। माहिर के कारोबार को संभालने से रायचंद्र परिवार और रायचंद्र बिजनेस में एक नए मुकाम पे हासिल कर लिया। माहिर रायचंद्र बिजनेस की दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा था। वह जिस प्रोजेक्ट में भी हाथ डालता था वहाँ सिर्फ कामयाबी ही हाथ लगती थी। उसे कभी भी अपने फैसले से पछताना नहीं पड़ा। उसके लिए हुए हर फैसले में हर नए मुकाम पे हासिल करता था। माहिर के लिए परिवार और उसका बिजनेस दोनों ही मायने रखते थे। माहिर के लिए उसका परिवार और उसका बिजनेस ही सब कुछ था। माहिर को जिया के लिए जिज्ञासा देवी ने पसंद किया था। जिज्ञासा देवी बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली अपना कारोबार बढ़ाने आई थी और वहीं उनकी मुलाकात माहिर रायचंद्र से हुई थी जो देखने में बहुत ही हैंडसम और 28 वर्ष का नौजवान है। उन्हें माहिर पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। वह अपनी भतीजी जिया की शादी माहिर से करवाना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था माहिर और जिया एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। वो दोनों एक जैसे शांत स्वभाव के और सोच विचार के अपनी ज़िंदगी साथ बिता सकते हैं।
जिज्ञासा देवी ने अरविंद रायचंद से बात करके अपनी भतीजी जिया की शादी का प्रस्ताव माहिर के लिए रखा। अरविंद रायचंद को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं नजर आई, क्योंकि राठौर फैमिली इंदौर की जानी मानी बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना चुकी थी। उन्हें लगता था कि राठौर और रायचंद फैमिली एक दूसरे के साथ सुटेबल रहेंगे। जब उन्होंने जिया को देखा तो पहली ही नज़र में पसंद आ गई। वो बहुत ही सुंदर और समझदार, शांत रहने वाली लड़की है। उन्हें जिया और माहिर एक दूसरे के लिए परफेक्ट लगे और देखते ही देखते माहिर और जिया का रिश्ता पक्का हो गया। माहिर की ज़िंदगी में अपने परिवार से बढ़कर कुछ नहीं था। वो अपने दादाजी की बात कभी नहीं टालता था। उसके दादाजी कहते थे चुपचाप मान लेता था। इसलिए माहिर ने भी इस बात के लिए, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। आईने के सामने खड़ा माहिर शादी की शेरवानी पहने खड़ा था, जो किसी राजा महाराजा की तरह आकर्षित लग रहा था। जो भी उसे देखता ही रह जाता। माहिर दिखने में काफ़ी अच्छा दिखने में लगता था। 6 फीट लंबा, चौड़ा, गोरा रंग, तीखे नयन नक्श और अपने शरीर का खास ख्याल रखने वाला था। जो भी लड़की माहिर को एक बार देखती, वो पहली नज़र में उसे पानी की तरह सब बहुत ही सपने सजाने लगती उसको देखकर। लेकिन माहिर ने कभी किसी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसका ध्यान सिर्फ अपने काम और परिवार पे ही लगा रहता था। इसलिए कभी उसने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। सबको लगता था कि उतना हैंडसम लड़का सिंगल क्यों है। कई लोगों में तो ये अफवाह बनी हुई थी कि माहिर रायचंद को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्टेड है। पीछे से कबीर आते हुए कहते हैं, भाई आप तैयार हैं? कबीर के साथ उसका छोटा भाई राजीव और बहन मिस्टी रायचंद भी खड़े थे। कबीर, राजीव और मिस्टी ये तीनों अरविंद रायचंद के दूसरे बेटे प्रकाश रायचंद के बेटे थे। मिस्टी, माहिर भाई, आज आप क्या लग रहे हो? आज मेरी मेरी सारी सहेलियाँ कह रही हैं कि आप बहुत हैंडसम हो। उन सबका दिल टूट ही गया है। मुझसे फ्रेंडशिप इसलिए की थी ताकि मेरे ज़रिए आप तक पहुंच सके, पर बेचारी सबकी हाथ मलते रह गए और जिया भाभी से बाजी मार ली। ये कह के मिस्ट्री ज़ोर ज़ोर से राजीव के साथ हंसने लग जाती है। लेकिन कबीर चुपचाप खड़ा था, एकदम अकेला, उदास। माहिर ने उसकी तरफ देखा, पर आंखों ही आंखों में जैसे कुछ इशारा किया हो। राजीव, मिस्टी, तुम जाओ, बाकी सारी तैयारी जाकर देखो। मैं भी तैयार हो चुका हूँ, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। माहिर ने राजीव और मिस्टी को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया तो वो दोनों चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। माहिर कबीर के पास आके खड़ा हो जाता और कहता है, तुम उदास क्यों हो? मैंने कहा ना, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यह बात अब तो यह बात तो यह बात अब तो परिवार के मान सम्मान पे आ चुकी है। अगर तूने मुझे ये सब पहले ही बताया होता तो मैं यहाँ तक बात पहुँचने नहीं देता। कबीर भाई, सारी गलती मेरी है। मैंने आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं जानता हूँ कि आप दादाजी की बात नहीं टाल सकते। आप उनकी हर बात मानते हो, लेकिन मेरी वजह से आज पहली बार आपको कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। माहिर कबीर को गले लगाते हुए, बार बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ सो हुआ। अब हमें देखना है कि आगे सब कुछ ठीक कैसे होगा। चिंता मत कर, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मुझे तुझे मुझ पे भरोसा है ना? हाँ भाई, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। रचना जी कमरे में आते हुए, माहिर, कबीर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है, हमें जाना भी है। वहाँ सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। कबीर, जाके देख कुछ रह तो नहीं गया? जी मैं अभी देख के आता हूँ। तभी कबीर उस कमरे से बाहर चला गया। रचना हंसते हुए, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो बेटा, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे। कहते हुए, आँख का काजल मेरे बेटे को किसी की नज़र न लगे, आँख से कागज़ निकाल के माहिर के कान के पीछे लगा देती हैं। माहिर रचना जी को के पास आके उनके पाँव छूता है और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 4 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।